नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। तो कभी सोचा है कि खेतों में होने वाले छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतों की किस्मत लिख सकते हैं और यहाँ तक कि आज के दुनिया का नक्शा भी बना सकते हैं। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे जमीन की जुताई ने सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और पावर के समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो तीन बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों को एक ही कहानी में पिरो देता है। सोचिए, इंग्लैंड के वो बाढ़ लगे खेत, अमेरिका का वो विशाल ब्रेड बास्केट और औपनिवेशिक भारत के अफीम के खेत। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? ये सवाल आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमी के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमें ग्लोबलाइजेशन की जड़ों तक ले जाता है। तो हम इस पूरे ग्लोबल बदलाव को तीन हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे इंग्लैंड, फिर अमेरिका और उसके बाद भारत। और आखिर में हम इन तीनों कहानियों को जोड़कर देखेंगे कि इनके बीच का वो गहरा कनेक्शन क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है इंग्लैंड, वो जगह जहां से मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग की, मतलब व्यावसायिक खेती की शुरुआत हुई। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये इनक्लोजर मूवमेंट या जिसे हम बाड़ाबंदी आंदोलन कहते हैं, उसे दिखा रहा है। देखिए इसमें हुआ क्या। सदियों से जो गांव की कॉमन जमीनें थीं, मतलब जिस पर सबका हक था, उसे बड़े बड़े जमींदारों ने घेरना शुरू कर दिया, बाड़ लगा दी और उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। और बस इसी एक कदम ने इंग्लैंड के गांव देहात की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब देखिए, इस बाड़ाबंदी का असर एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ तो अच्छा हुआ, बड़े ऑर्गेनाइज्ड खेत बन गए, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ गया, इससे शहरों की जो आबादी बढ़ रही थी उनका पेट भरने लगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत अंधेरा था। लाखों छोटे किसान, छोटे मजदूर अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए और नतीजा, गांव में गरीबी और बेरोजगारी की एक जबरदस्त लहर फैल गई। और उस दौर में मामला और भी पेचीदा था। अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थीं। जब फ्रांस के साथ नेपोलियन वाले युद्ध चल रहे थे तो कीमतें आसमान पर थीं। लेकिन जैसे ही शांति हुई, धड़ाम से नीचे गिर गईं। इस वजह से जमींदारों पर जबरदस्त प्रेशर था कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो खेती को मॉडर्न बनाना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिला। जैसे थ्रेशिंग मशीनें आईं, काम फटाफट होने लगा। लेकिन जरा उन मजदूरों के बारे में सोचिए जिनका गुजारा ही हाथ से कटाई करके होता था। उनके लिए तो ये मशीनें बेरोजगारी और भुखमरी लेकर आईं। और इसी निराशा, इसी हताशा ने कैप्टन स्विंग दंगों को जन्म दिया, जब लोगों ने इन मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब इंग्लैंड से अटलांटिक पार करते हैं और चलते हैं अमेरिका। देखते हैं कि खेती का ये जो नया मॉडल था, ये वहाँ कैसे एक बहुत ही बड़े स्केल पर फैला। ये जो नक्शे हैं, ये अमेरिका के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की कहानी बताते हैं। मतलब कैसे लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते गए। एक तरफ तो इसे अमेरिकन ड्रीम का विस्तार कहा गया, लेकिन इसकी एक दूसरी सियाह हकीकत भी थी। ये सब वहाँ के मूल निवासियों को, नेटिव अमेरिकन्स को, उनकी ज़मीनों से हटाकर किया गया था। और इसी विस्तार ने अमेरिका के बड़े बड़े मैदानी इलाकों को दुनिया की रोटी की टोकरी बना दिया। इस बदलाव की जो पहली लहर आई, वो आई मैकेनिकल रीपर जैसी मशीनों से। ये जो मशीन हम देख रहे हैं, साइरस मैकॉर्मिक की बनाई हुई, इससे एक आदमी उतना काम कर सकता था जितना पहले 5 लोग मिलकर करते थे। सोचिए, इसने तो खेती का पूरा गेम ही बदल दिया। अब कम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर खेती करना मुमकिन हो गया। और फिर आई भाप की ताकत, स्टीम ट्रैक्टर्स। इन्होंने तो जुताई, कटाई, जमीन साफ करने की स्पीड और स्केल को कई गुना बढ़ा दिया। अब इंसान और जानवरों की ताकत की जो लिमिटेशंस थीं, वो टूट चुकी थीं। और ये तस्वीर, ये तो मशीनीकरण के पीक को दिखाती है। ये हैं कंबाइन हार्वेस्टर। मतलब ये कटाई भी करते थे, थ्रेशिंग भी करते थे और अनाज भी साफ कर देते थे, सब एक साथ। और एक मशीन लगभग 500 लोगों के बराबर काम करती थी। आप सोच सकते हैं, इससे तो इंसानी मेहनत की जरूरत लगभग खत्म ही हो गई। लेकिन प्रकृति के साथ इस तरह की अंतहीन छेड़छाड़ का नतीजा बहुत भयानक निकला। 1930 का दशक आते आते सामने आया डस्ट बाउल। हुआ ये कि लगातार जुताई और सूखी खेती ने जमीन की उपजाऊ मिट्टी को धूल में बदल दिया। और फिर जब तेज हवाएं चलीं तो पूरे आसमान में धूल के काले बादल छा गए। लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई। अब रुख करते हैं भारत का।
यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ खेती का भविष्य बाजार की डिमांड ने तय नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी रणनीतिक जरूरतों ने तय किया। ये जिसे कहते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी का एक क्लासिक केस है। देखिए, बात सीधी सी थी। अंग्रेजों को चीन की चाय बहुत पसंद थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। चीन को ब्रिटेन से कुछ खास खरीदना नहीं था, तो ट्रेड में घाटा हो रहा था। इस घाटे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही शातिर रास्ता निकाला। उन्होंने भारत के किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाना शुरू किया और फिर उस अफीम को चीन में बेचकर उसी पैसे से चाय खरीदी। और इसी से जन्म हुआ उस बदनाम ट्रायंगुलर ट्रेड का, एक ऐसा शोषणकारी सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश फायदे के लिए बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक तरफ भारत के किसानों को और दूसरी तरफ चीन के समाज को, जहां लाखों लोग अफीम के नशे के आदी हो गए। और ये जबरदस्ती कैसे होती थी, ये एक ब्रिटिश अफसर के इस बयान से साफ हो जाता है। वो कहता है, मेरा मानना है कि कोई भी अफीम अपनी मर्जी से नहीं उगाता। किसान एडवांस पैसा इसीलिए लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर नहीं लिया तो उसे घर से घसीटा जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मतलब उन्हें एडवांस देकर कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जाता था जिससे निकलना नामुमकिन था। तो इंग्लैंड, अमेरिका और भारत, ये तीनों कहानियां सुनने में तो बहुत अलग अलग लगती हैं, लेकिन वो कौन सा धागा है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है? वो कॉमन धागा है एक ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का बनना, मतलब एक ऐसी दुनिया का बनना जहां फसलें अब पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाने लगीं। लोकल ज़रूरतें पीछे छूट गईं और कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों को प्राथमिकता दी जाने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि खेती से जुड़ा जो पारंपरिक जीवन था वो पूरी तरह से बिखर गया। और ये जो तस्वीर है, ये हमें उन बड़े बड़े आर्थिक और तकनीकी बदलावों की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। चाहे वो इंग्लैंड का भूमिहीन मजदूर हो, या अमेरिका का अपनी जमीन से बेदखल किया गया मूल निवासी, या फिर भारत का कर्ज में डूबा किसान। कहानी सबकी एक जैसी थी। लाखों लोगों को अपनी जमीन, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में भटकना पड़ा। और ये सब हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास की ये जो ताकतें थीं, ग्लोबल मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियां, ये आज भी दुनिया भर के किसानों की जिंदगी पर कितना असर डाल रही हैं? क्या उस दौर की और आज की चुनौतियों में कोई समानता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारी पूरी फूड सिस्टम के भविष्य को तय कर रहा है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां खेत बड़े करीने से बटे हुए दिखते हैं और फसलें दुनिया भर के बाजारों के लिए उगाई जाती हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। चलिए आज आधुनिक खेती के बनने की इस दिलचस्प और दुनिया भर में फैली कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जो हम सबने देखा है, सीधी सीधी लाइनें, खेतों के बीच बाड़े। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सीधी लकीरों के पीछे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी छिपी है, जिसने सिर्फ जमीन का चेहरा ही नहीं बदला, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो आज की इस पड़ताल में हम इंग्लैंड के खुले मैदानों से लेकर अमेरिका के विशाल खेतों और भारत में अफीम की जबरन खेती तक का सफर करेंगे। तो चलिए इस कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। चलिए जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां खेतों और जमीनों पर कोई बाढ़ थी ही नहीं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। ये वो दौर था जब सब कुछ साझा था, सब कुछ कम्युनिटी का था। देखिए, पहले की जो व्यवस्था थी वो साझा यानी कॉमन्स के आइडिया पर चलती थी। मतलब जंगल, चरागाह, नदियां, ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। लेकिन फिर आया निजी जमीन और व्यक्तिगत मुनाफे का दौर, और इसने पूरे सिस्टम को ही उलट कर रख दिया। उस वक्त के गरीब मजदूरों और किसानों के लिए तो ये साझा जमीन ही सब कुछ थी। उनकी जिंदगी इसी पर चलती थी। सोचिए, गाय भैंस चराने की जगह, जलाने के लिए लकड़ी, पेट भरने के लिए फल, मछली पकड़ने के लिए तालाब, ये सब मुफ्त में मिलता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कुदरत के दरवाजे सबके लिए खुले थे। ये सिर्फ कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। जैसा कि उस दौर की एक महिला कहती हैं, साझा जमीन हमारी जिंदगी थी, वहीं हमारे जानवर चरते थे, वहीं से हमारा ईंधन आता था, सब कुछ साझा था। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने इस साझा दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो इंग्लैंड से शुरू हुआ
और इसे कहते हैं बाड़ाबंदी या इनक्लोजर मूवमेंट। तो हुआ ये कि 16वीं सदी के आसपास दुनिया के बाजार में ऊन की कीमतें आसमान छूने लगीं। बस फिर क्या था, अमीर जमींदारों को मुनाफे का एक नया रास्ता दिख गया। उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए सबसे अच्छी, सबसे हरी भरी साझा जमीन पर बाड़े लगानी शुरू कर दी और देखते ही देखते 18वीं सदी तक ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को लीगल कर दिया। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी। इस काम को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1-2 नहीं बल्कि 4000 से भी ज्यादा एक्ट पास किए। सोचिए, 4000 कानून, मतलब एक पूरी की पूरी व्यवस्था को कानूनी तौर पर खत्म किया जा रहा था। इस बदलाव को देखने के 2 नजरिए थे, बाढ़ के इस पार और उस पार। अमीर किसानों के लिए तो ये अरे वाह, ये तो तरक्की है, मुनाफा है, उनकी भेड़ों को बढ़िया चारा मिलेगा, ये उनका कानूनी हक है। लेकिन बाढ़ के दूसरी तरफ जो गरीब मजदूर था, उसके लिए ये तबाही थी। उसकी रोजी रोटी छिन गई, जीने का तरीका खत्म हो गया और वो बेचारा बेरोजगार होकर शहरों की तरफ भागने को मजबूर हो गया। बाड़ाबंदी तो एक शुरुआत थी। बदलाव की जो अगली बड़ी लहर आई वो थी मशीनों की, और इस टेक्नोलॉजी की क्रांति ने खेती का नक्शा ही बदल डाला। इसका असर इंग्लैंड से होता हुआ सीधा अमेरिका तक पहुंचा। इंग्लैंड में जब नई नई थ्रेशिंग मशीनें आईं तो फसल कटाई के लिए मजदूरों की जरूरत ही खत्म हो गई। जाहिर है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। इसी गुस्से और विरोध से जन्म हुआ कैप्टन स्विंग का। ये कोई एक आदमी नहीं था, ये एक नाम था, एक प्रतीक उन हजारों मजदूरों का जिनकी नौकरियां ये मशीनें खा रही थीं। अब ये जो आइडिया था ना कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं रुका। यही सोच अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंची। वहां तो जमीन और भी विशाल थी और काम करने वाले लोग कम थे। अमेरिका में लोगों ने पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू किया। मीलों तक फैले जंगलों को साफ किया गया और उन्हें बदल दिया गया गेहूं के विशाल अंतहीन खेतों में। और देखते ही देखते ये इलाका अमेरिका का ब्रेड बास्केट बन गया, यानी वो जगह जहां से पूरे देश का पेट भरता था। और इस अमेरिकी क्रांति का हीरो कौन था? मैकेनिकल हार्वेस्टर। इन मशीनों की ताकत देखिए, बस कुछ लोग मिलकर हजारों एकड़ जमीन जोत सकते थे। ये प्रोडक्शन के लिहाज से तो कमाल था, एक वरदान। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इस वरदान ने लाखों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया और जमीन की इस अंधाधुंध जुताई ने एक ऐसे पर्यावरणीय संकट की नींव रखी जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये कहानी इंग्लैंड और अमेरिका से होते हुए भारत कैसे पहुंची? देखिए, यहाँ खेती को बदलने का कारण मुनाफा या मशीनें नहीं थीं। यहाँ वजह थी औपनिवेशिक जरूरतें और जबरदस्ती। मामला कुछ ऐसा था कि अंग्रेजों को चीन की चाय पीने का बड़ा शौक था। लेकिन मुश्किल ये थी कि चीन को बदले में अंग्रेजों का बनाया कोई सामान नहीं चाहिए था। अब एक तरफा व्यापार से तो ब्रिटेन का खजाना खाली हो रहा था, तो उन्हें एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिसे वो चीन को बेच सकें और अपना हिसाब बराबर कर सकें। और वो चीज थी अफीम। जी हाँ, अफीम। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर जबरदस्ती अफीम उगाने का दबाव डाला ताकि वो इसे चीन को बेच सकें और अपनी चाय का खर्च निकाल सकें। ये एक ऐसा व्यापार था जो पूरी तरह से शोषण और जबरदस्ती पर टिका था। अब भारतीय किसान भला अफीम क्यों उगाना चाहते? उनके पास इसकी वाजिब वजह थी। पहली, इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर उगाना पड़ता था, मतलब दाल जैसी खाने की फसलें गईं। दूसरी, इसकी खेती में मेहनत बहुत ज्यादा थी। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, अंग्रेज इसकी कीमत इतनी कम देते थे कि ये किसानों के लिए सरासर घाटे का सौदा था। तो खेती में ये जो बड़े बड़े बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे थे, इनसे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। चलिए अब इस कहानी के अंतिम हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों के नतीजे क्या निकले। कहानी हर जगह एक जैसी ही थी, बस किरदार और जगहें अलग थीं। इंग्लैंड में क्या हुआ? सामाजिक अशांति और बेरोजगारी। अमेरिका में जमीन की बेतहाशा जुताई ने 1930 के दशक में डस्ट बोल को जन्म दिया, एक भयानक कुदरती आफत जब धूल के तूफानों ने पूरी की पूरी उपजाऊ मिट्टी को उड़ा दिया। और भारत में किसानों को एक ऐसे नशे के व्यापार में धकेल दिया गया जिसने उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अमेरिका के डस्ट बाउल ने दुनिया को एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाया। सबक ये कि आप कुदरत का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हर इलाके की अपनी एक सीमा होती है और अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे
तो नतीजा विनाशकारी होगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज जब हम तरक्की और मुनाफे की दौड़ में भागे जा रहे हैं, तो हम किन नई साझा चीजों पर बाड़ लगा रहे हैं। क्या वो हमारा डेटा है, साफ हवा है, या फिर हमारी पारंपरिक जानकारी? इतिहास हमें एक बात साफ साफ बताता है, हर बाड़ की एक कीमत होती है। सवाल यह है कि आज हम वो कीमत कहाँ और कैसे चुका रहे हैं, और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।